और ओडिशा में चक्रवाती तूफान ने तांडव मचाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा के बाद अब यूपी और उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। सीएम योगी लगातार यूपी के अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। आज सीएम योगी पूर्वांचल के देवरिया और कुशीनगर पहुंचे। कुशीनगर में एक बच्ची ने गुलाब का फूल देकर सीएम योगी का स्वागत किया। वहीं अन्य खबरों की बात करें तो लखनऊ के जेएमयू ने कोरोना संक्रमण कम होने पर स्वास्थ्य कर्मियों को निकाला। कोविड वार्ड में 50 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी काम कर रहे थे। अब ये लोग विरोध कर रहे हैं इस बात का। वहीं यूपी सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने इस्तीफा दे दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर पद से मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने इस्तीफा दिया। उसके बाद सतीश द्विवेदी ने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। और सीधे रुख करते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भारत ने 6 महीने की देरी कर दी। आज से 6 महीने पहले दुनिया के कई देशों ने अपने लोगों को व्यापक स्तर पे वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया था। हमने उस वक्त बहुत बड़ी गलती कर दी। अपने लोगों को वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दूसरे देशों को भेजनी चालू कर दी। जब दुनिया के दूसरे देश अपने अपने लोगों को बड़े स्तर पे वैक्सीन लगा रहे थे, हम अपने लोगों की वैक्सीन लगाने की बजाय अपनी वैक्सीन दुनिया के दूसरे देशों को भेज रहे थे। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई। हमें उसी वक्त बहुत बड़े स्तर पे, युद्ध स्तर पे उसका उत्पादन शुरू कर देना चाहिए था और युद्ध स्तर पे सभी भारतीयों को वैक्सीन लगाने का काम शुरू कर देना चाहिए था। ये काम हम दिसंबर से शुरू कर सकते थे। हमने ऐसा नहीं किया। अगर उस वक्त टाइम पे देश को वैक्सीन लगा देते तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप से देश को बचाया जा सकता था। खैर, जो हुआ उसका कुछ कर नहीं सकते। अब मुझे दुख इस बात का है कि आज भी हम उतनी गंभीरता के साथ काम नहीं कर रहे। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई। हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो, सभी राज्य अपना अपना इंतजाम कर लो। सभी राज्य बेचारे वैक्सीन लेने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लग गए। मैं कई मुख्यमंत्रियों के संपर्क में हूं। लगभग हर मुख्यमंत्री ने यहां वहां जहां तहां से वैक्सीन लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 महीनों से देश का हर राज्य वैक्सीन जुगाड़ने में लगा हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई भी राज्य शायद वैक्सीन का एक भी एक्स्ट्रा टीका इंतजाम नहीं कर पाया। उन वैक्सीन को छोड़ दीजिए जो केंद्र सरकार ने दिए हैं, उन्हें छोड़ के कोई भी राज्य अपने प्रयासों से किसी भी कंपनी से एक भी एक्स्ट्रा टीके का इंतजाम नहीं कर पाया। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा। यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा। यदि महाराष्ट्र सरकार हारती है तो शिवसेना नहीं हारेगी, भारत हारेगा। ये वक्त भारत देश को एक होकर काम करने का है। अलग अलग राज्य सरकारों को अलग अलग एक दूसरे के कंपटीशन में काम करने का नहीं है। ये वक्त देश की 36 राज्य और यूटी सरकारों को केंद्र सरकार के साथ मिलके टीम इंडिया बन के काम करने का है। ये वक्त देश के 130 करोड़ लोगों को एक होके इस महामारी से मुकाबला करने का है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश के सभी मुख्यमंत्री
अपनी अपनी राजनीति से ऊपर उठ के, अपनी पार्टीबाजी से ऊपर उठ के देश के सिपाही बन के आपके साथ काम कर रहे हैं। आप हमें जिम्मेदारी दीजिए, हम हर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। लेकिन जो काम हमारा है ही नहीं, वो काम राज्य सरकारें कैसे करें? जो काम केंद्र सरकार को करने का है वो तो केंद्र सरकार को करना ही पड़ेगा ना, उसे हम कैसे करें? आप जितनी जरूरत है उतनी वैक्सीन लाके हर राज्य को दे दीजिए। उनको, जनता को लगाने का काम हमारा है, वो हम करेंगे। देश ने 6 महीने खो दिए, कई घर बर्बाद हो गए, कई जानें चली गई। अब और देरी की तो न जाने कितने और घर बर्बाद हो जाएंगे, कितनी जानें चली जाएंगी। कोरोना को हराने के लिए हम सबको मिलके टीम इंडिया बन के काम करना पड़ेगा। जय हिंद। और चलिए अब बात करते हैं संक्रमण को रोकने के लिए जमीनी स्तर पर क्या तैयारी है, इसे देखने के लिए सीएम योगी लगातार अलग अलग जिलों के ताबड़तोड़ दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज सीएम योगी देवरिया और कुशीनगर पहुंचे। सीएम योगी ने देवरिया में अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही सीएम योगी ने यहां पर लोगों से बातचीत कर स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जाना। इस दौरान सीएम योगी ने वैक्सीनेशन अभियान पर जोर देने की बात कही, साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद भी सावधानी बरतने की जरूरत है। तो देवरिया जिले में रिकवरी रेट 93% हो चुका है। वहां की व्यवस्थाओं से उन्होंने संतोष जताया। कोविड कंट्रोल को लेकर अधिकारियों से मीटिंग की, उन्होंने ये जानकारी दी। सीएम ने कहा कि तीसरी वेव को लेकर भी सरकार तैयारी कर रही है। इंसेफ्लाइटिस से मौत पर हमने काबू पाया है। और ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम का देवरिया दौरा, गांव में भी जाकर सभा की, लोगों से बातचीत की। बनाइए वीडियो फोटो। प्रदेश ने अब तक टेस्ट की कार्रवाई में भी एक लंबी छलांग लगाई। 1,81,00,000 लोगों को हम वैक्सीन दे चुके हैं, जिसमें 13,65,000 से अधिक युवा हैं। 1 जून से हर जनपद में हम वैक्सीन देने की कार्रवाई 18 से 44 वर्ष की उम्र के प्रत्येक व्यक्ति को करने जा रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों को प्रेरित कर सकें। हर व्यक्ति टेस्ट कराने से कोई भागे ना, क्योंकि मैंने अभी गांव का दौरा भी किया था और गांव में मैंने देखा है लोगों में कुछ संकोच है टेस्ट कराने से या वैक्सीन लेने से। मेरी आप सबसे अपील है, हम लोगों को प्रेरित करें। मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है लोगों को बताने के लिए। जिन लोगों ने, उनके गांव के आसपास जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, उनकी फोटो छाप करके आप उनका छोटा सा इंटरव्यू कि मैंने भी वैक्सीन ली है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैंने भी वैक्सीन ली है और मैं कोरोना से पूरी तरह सुरक्षित हूं। यानी एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। और इसीलिए वैक्सीन निःशुल्क राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी 18 से 44 को राज्य सरकार की मदद से और 45 से ऊपर सभी लोगों को भारत सरकार की मदद से निःशुल्क वैक्सीन मिल रहे हैं। देवरिया के बाद सीएम योगी कुशीनगर पहुंचे। यहां पर सीएम योगी का शानदार स्वागत किया गया। कुशीनगर में एक छोटी बच्ची ने गुलाब देकर सीएम योगी का स्वागत किया, वहीं सीएम ने भी बच्ची को दुलारा। तो क्लास स्कूल तो जा ही नहीं रही, स्कूल तो बंद है। अच्छा, ये मेरे लिए सही है। ये क्या है? अच्छा, ये ये मेरी तरफ से तुम ले। बेटा मुँह इधर करिए, बेटा मुँह इधर करिए, बेटा बेटा मुँह इधर करिए, इधर करिए बेटा, बेटा इधर देखो। ऐसे घर से बाहर मत निकलना है। एक कागज भी है। ये क्या है? ये क्या है? कागज दे दीजिए बेटा। क्या है बेटा? तो देखिए, कुशीनगर पहुंचे थे, शानदार स्वागत हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे, जैसा कि हर मंडल में जाकर वो कर रहे हैं, ग्रामीण लोगों से मुलाकात। वहां पर हालचाल जाना, जो कोरोना संक्रमित है, जो होम आइसोलेशन में, उनसे भी उन्होंने बातचीत की। तो कोविड कमांड सेंटर का उन्होंने निरीक्षण किया, ग्रामीण इलाकों में भी पहुंचे।
और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। 12वीं बोर्ड की परीक्षा 2021 से जुड़ी बड़ी खबर है। महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा के आयोजन की तैयारी है। ज्यादातर राज्यों ने सीमित समय में परीक्षा कराने का सुझाव दिया है। परीक्षार्थियों और परीक्षा से कर्मियों के टीकाकरण पर जोर है। 30 मई तक सभी राज्यों को सुझाव देना है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर 12वीं बोर्ड से जुड़ी हुई, और जानकारी ये मिल रही है कि महत्वपूर्ण विषयों की परीक्षा के आयोजन की तैयारी है। ज्यादातर राज्यों ने सीमित समय में परीक्षा कराने को सुझाव दिया है, और परीक्षार्थियों और परीक्षा से कर्मियों, जो परीक्षा के कर्मी हैं, उन पर टीकाकरण पर जोर है। 30 मई तक सभी राज्यों को सुझाव अपना देना है। तो ज्यादातर राज्यों में सीमित समय में परीक्षा कराने का सुझाव दिया गया। इसके साथ ही साथ कोशिश ये भी है कि जो परीक्षार्थी हैं और परीक्षा कर्मी हैं, उनको भी टीका दिया जाए। यूपी सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने इस्तीफा दे दिया है। मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दिया। सतीश द्विवेदी के भाई ईडब्ल्यूएस कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर बनाए गए थे, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था, और अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो मनोविज्ञान विभाग में नियुक्ति के बाद बवाल हो गया था। 2019 में ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाया गया और आरोप भी लगे। इस नियुक्ति को लेकर मेरे बड़े भाई डॉक्टर सतीश द्विवेदी व्यक्ति शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को इस नियुक्ति से जोड़कर मीडिया और सोशल मीडिया में उन पर निरर्थक, निराधार और अपमानजनक आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। गरीब ब्राह्मण होना इतनी बड़ी कमजोरी है। ये मैं से मैंने नौकरी ज्वाइन किया, तब से आज तक मैं ये चीज महसूस कर रहा हूँ। तो सतीश द्विवेदी के भाई का साफ तौर से कहना था कि क्या गरीब ब्राह्मण होना गुनाह हो गया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 3,371 नए केस मिले हैं। 10,540 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। एक्टिव केसों की संख्या पहुंची 62,271, और बीते 24 घंटे में 3,58,243 टेस्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट 1% रहा है। तो ये कोरोना का हाल है। बीते 24 घंटे में 3,371 नए मामले आए हैं, और 10,540 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है। 3,58,243 टेस्ट अब तक प्रदेश में किए गए सब टेस्ट से ज्यादा है, और ये एक रिकॉर्ड है। प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर पर्यवेक्षण में ये प्रयास कर रही है कि प्रदेश में टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। टेस्ट की संख्या बढ़ने पर भी जो पॉजिटिविटी रेट है वो घट रहा है। आज जो है, आज का पॉजिटिविटी रेट 1% से भी घट गया है। प्रदेश में सबसे अधिक टेस्ट हुए हैं। 3,58,000 टेस्ट के साथ 3,371 नए मामले आए हैं, और हमारे यहाँ प्रदेश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 62,271 रह गई है। ये जो एक्टिव मामलों की संख्या है, वो जो इस समय लोग संक्रमित हैं 62,271, वो जो हमारा पीक था 3,10,783 का, उससे लगभग उसका 80%, उसका 20% है, उसका 80% घट गया है। तो जो पीक का आज 20% हो गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इतने कम समय में, लगभग 25 दिन के समय में पूरे प्रदेश में, जो कि विशेषज्ञों द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई थी कि उत्तर प्रदेश में 15 मई के बाद से 1 लाख के मामले प्रतिदिन आएंगे, वो आज घट के 3,371 तक पहुंच गए हैं। कोविड मरीजों के मुफ्त इलाज के निर्देश दिए थे। इस बाबत अब शासन आदेश जारी हो गया है। प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने आदेश जारी करते हुए सभी बड़े अस्पतालों के इंचार्ज को पोस्ट कोविड मरीजों का मुफ्त में इलाज करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि पोस्ट कोविड मरीजों का मुफ्त में इलाज करने वाला यूपी पहला राज्य बन गया है, क्योंकि पोस्ट कोविड मौतें दूसरी लहर में बहुत ज़्यादा हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद जिस तरीके से लोगों को साइड इफेक्ट झेलने पड़ रहे हैं, उसमें भी गंभीर तौर से लोग बीमार होते हैं, अस्पतालों का मोटा खर्च होता था, और यूपी पहला राज्य बन गया है जो पोस्ट कोविड मरीजों का भी मुफ्त में इलाज करेगा। और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार गिरावट दर्ज की गई, लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक फंगस का खतरा लगातार बढ़ रहा है। नोएडा में ब्लैक फंगस महामारी की क्या स्थिति, इसी की जानकारी के लिए एबीपी गंगा की टीम गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक ओहरी से बात की।
ब्लैक फंगस को लेकर के जो डोज नोएडा को चाहिए थी वो मेरठ पहुंच चुकी है। लगभग 70 डोज पहुंची है, लेकिन वो डोज कैसे पीड़ितों को मिलेगी, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं दीपक औरी जो मौजूद हैं। दीपक जी, ये बताइए, ब्लैक फंगस को लेकर के जो डोज चाहिए थी वो पर्याप्त मात्रा में जिले के लिए आ चुकी हैं, लेकिन वो कैसे मिलेगी लोगों को, ये थोड़ा बताइए। देखिए, आज हमने जांच करवाई है तो हमारे यहाँ जो 22 लोग थे उसमें से 8 लोग ठीक होके जा चुके हैं घर अपने, और बाकी जो लोग हैं उनको सभी को कहीं ना कहीं से ये ब्लैक फंगस की एम्फोटेरिसिन बी मिल रही थी। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे नहीं मिल रही थी, अवेलेबल थी पहले से। अब सरकार ने क्योंकि हमें अवेलेबल करा दी गई है, मेरठ से मिलेगी है, और हम लोग इनकी रेफ़र करके आधार कार्ड, हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट और प्रिस्क्रिप्शन तीनों अपर निदेशक मेरठ मंडल मेरठ को रेफर करेंगे, वहाँ से इनको अवेलेबल हो जाएगी, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर बात की जाए तो इस मेडिसिन को लेकर के क्या मूल्य निर्धारित किए गए हैं सरकार की तरफ से, कितनी कीमत पे ये इंजेक्शन अवेलेबल होगा? ये सरकार की तरफ से ये निर्धारित किए गए हैं कि एम्फोटेरिसिन बी जो लाइपोसोमल है वो 6,000 रुपये में एक डोज मिलेगी, और जो इमल्सीफाइड है वो 1,500 रुपये में एक डोज मिलेगी। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो भी पेशेंट नोएडा के हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में डोजेस आ चुकी हैं, मेरठ से वो ले सकते हैं। हाँ, पूरी मात्रा में ले सकते हैं, बशर्ते वो वाकई में एम्फोटेरिसिन बी की आवश्यकता उनको हो। तो आपने देखा कि जो हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक औरी जी थे, उनका साफ तौर से कहना है कि नोएडा में पर्याप्त डोजेस आ चुकी हैं सरकार की तरफ से, और जिन्हें भी ज़रूरत है वो उनसे संपर्क करें और वो यहाँ से रेफ़र करेंगे मेरठ के लिए, और मेरठ से ये डोज उन्हें उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन उसके लिए कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने कई लोगों को अपना निवाला बनाया, लेकिन इस महामारी के दौरान अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों ने इलाज के अभाव में अपनी जान गंवा दी, और इसी की पड़ताल के लिए एबीपी गंगा की टीम नोएडा के कई गांव में गई। वहां पर परिजनों से घर में मिले और महामारी के दौरान उपचार के अभाव में जिन लोगों ने दम तोड़ दिया था उनके हाल भी जाने। कोरोना महामारी के दौरान कुछ लोग ऐसे थे जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हुए, लेकिन उन्हें समय पर उपचार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने दम तोड़ दिया। इसी की रियलिटी चेक के लिए एबीपी गंगा नोएडा के सरफाबाद गांव पहुंचा है, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे साथ ये पीड़ित परिवार है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनके परिवार के जिस शख्स ने दम तोड़ा उसने किस बीमारी से दम तोड़ा और क्या स्थिति थी उस वक्त। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं ये सुरेंद्र शर्मा जी हैं, इनकी माता जी ने 26 अप्रैल को दम तोड़ा था, लेकिन किस बीमारी से ग्रसित थे और क्या हुआ उनके साथ, हम उन्हीं से जानते हैं। सुरेंद्र जी, ये बताइए कि आपकी माता जी कब एक्सपायर हुई और किस बीमारी से ग्रसित थी, और आपने कितने चक्कर लगाए हॉस्पिटल के डॉक्टरों के? मेरी मम्मी 26 अप्रैल को एक्सपायर हुई थी। उससे पहले वो 22 तारीख से बीमार हो रही थी, तो हमने पहले नॉर्मल लोकल जो यहाँ के डॉक्टर हैं उनसे ट्रीटमेंट कराया, तो उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने टाइफाइड बताया, तो फिर उनकी दवाई चलती रही। तो फिर जब उनकी हालत ख़राब हो गई तो फिर हम उनको काफ़ी अस्पतालों में हमने चक्कर काटे, कहीं भी उनको बेड नहीं मिला, कहीं भी किसी ने एडमिट नहीं करा, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो फिर हम वापस घर पे ले आए, घर पे हमने ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, लेकिन फिर उनकी और भी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो फिर हम जिला अस्पताल में गए, तो वहाँ पे भी हम 2.5-3 घंटे तक हम इंतजार ही करते रहे। किसी भी डॉक्टर ने ना ही एडमिट किया, ना ही किसी ने देखा, ना ही कुछ किया, और फिर उन्होंने 2-2.5-3 घंटे के बाद फिर वहीं पर ही दम तोड़ दिया। तो क्या आपको लगता नहीं कि अगर वक्त रहते आपकी माता जी को इलाज मिल जाता, समय पे डॉक्टर उन्हें ट्रीटमेंट करते, तो शायद उनकी जान बच सकती थी? बिल्कुल जी, अगर उनको ट्रीटमेंट टाइम से मिलता तो 100% उनकी जान बच जाती, क्योंकि उनको पहले भी कोई बीमारी नहीं थी, किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ अभी ही हुई थी, वो नॉर्मल बुखार चढ़ा था। ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी डेथ हुई है। तो आपने देखा, ये वो परिजन हैं जिनकी माता जी ने दम तोड़ा, और इन्हें आज भी इस बात का दुख है कि अगर वक्त रहते इनकी माता जी को इलाज मिल जाता तो शायद आज वो इनके बीच में होती।
नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट कुलवंत सिंह के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। नोएडा के सरफाबाद गांव में ही हमें एक और ऐसा परिवार मिला जिसके परिवार के सदस्य ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया था। हमारे साथ आप देख सकते हैं उनके बेटे मौजूद हैं जिनकी माताजी ने दम तोड़ा था। क्या हुआ था हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी बलराम यादव। बलराम जी, ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था और आपकी माताजी जब बीमार हुई तो कौन सी बीमारी थी और कैसे उनका निधन हुआ? जी वो 18 तारीख को उनको बुखार हुआ था। हमने और चलिए सीधे रुक करते हैं कुशीनगर का। मुख्यमंत्री ने आज वहां पर दौरा किया है, संबोधित कर रहे हैं। सभी विशेषज्ञ मानते थे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना अनियंत्रित हो जाएगा, यहाँ की स्थिति अत्यंत खराब हो जाएगी। आज पिछले 24 घंटे के अंदर मात्र 3,300 केस ही उत्तर प्रदेश में आए हैं, जबकि आशंका व्यक्त की जाती थी कि लाखों की संख्या में आएंगे। इसी प्रकार से एक्टिव केस के बारे में भी ये लोगों का ये मानना था कि 10 मई तक उत्तर प्रदेश में 30 लाख से अधिक एक्टिव केस होंगे। आज 26 मई है। आज उत्तर प्रदेश में कुल 62,000 एक्टिव केस बचे हैं। यानी हमारा जो कोरोना प्रबंधन के प्रति जो नीति हम लोगों ने अपनाई और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। जहां इस पर हम कार्य कर रहे हैं, वहीं कोरोना के बाद जो कुछ नए कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले हैं। एक, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, लेकिन अभी भी उनके सामने कुछ समस्याएं हैं। हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड की स्थापना की कार्रवाई हमारी प्रारंभ हुई और इसने काम करना प्रारंभ किया है। ब्लैक फंगस के उपचार की व्यवस्था भी हम लोगों ने हर उस जनपद में जहां पर ब्लैक फंगस से जुड़े हुए पेशेंट मिले हैं वहां पर भी और सुविधा उन्हें उपलब्ध करानी शुरू कर दी है। प्रदेश में इस समय 500 से ज़्यादा ब्लैक फंगस से जुड़े हुए जो पेशेंट हैं उनके उपचार की व्यवस्था चल रही है और इस उपचार को भी हम कोरोना के उपचार की तरह ही फ्री में शासन इसको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा थर्ड वेव की जो आशंका है उसके लिए हमारी तैयारी अभी से प्रारंभ हो चुकी है। मेडिकल कॉलेजेस में 100 बेड्स के पीकू के निर्माण की कार्रवाई, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने 25 से 30 बेड के पीकू के निर्माण की कार्रवाई को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और उस पर कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा कुछ CSCs को भी हम इसके साथ जोड़ रहे हैं, जहां से लोगों को या बच्चों को वहां पर स्थानीय स्तर पर ही ये सुविधा उपलब्ध हो सके। एम्बुलेंस की रिस्पांस टाइम को कम से कम किया जा सके, इसके लिए 108 की 75% एम्बुलेंस हम लोगों ने कोविड कार्य में लगाया है। महिला और बच्चे, उनके लिए विशेष रूप से 102 की 2200 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश में लगाई गई हैं। उनके लिए हर जनपद में एक डेडिकेट नॉन कोविड हॉस्पिटल आवश्यक और इमरजेंसी सेवाओं के लिए उपलब्ध करवाने की कार्रवाई भी हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी इंसेफ्लाइटिस की दृष्टि से भी अत्यंत संवेदनशील है। हम लोगों ने 4 वर्ष पहले भारत सरकार के सहयोग से इन सभी जनपदों में पीकू और मिनी पीकू के निर्माण की कार्रवाई संपन्न की है। इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर बनाए हैं, सर्विलांस की बेहतर व्यवस्था की है। जो भी मैन पावर या जो भी चिकित्सक, पैरामेडिक्स या नर्सिंग स्टाफ इसमें लगा हुआ है, उन सब के प्रशिक्षण की भी कार्रवाई की है। आगे थर्ड वेव के लिए भी और इंसेफ्लाइटिस की संभावित स्थिति को ध्यान में रखने के लिए भी हम लोगों ने कहा है कि हम लोग इस पर विशेष ध्यान दें कि मैन पावर का प्रशिक्षण भी साथ साथ चलना चाहिए। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर CSC भी हम कोविड के साथ साथ इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट के लिए उनको भी तैयार रखेंगे। ये व्यापक समीक्षा यहाँ पर हुई है। हम लोगों ने स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। यद्यपि ये विगत वर्ष से ही प्राथमिकता के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई वर्तमान में कोरोना की चेन को ब्रेक करने में मदद करेगा और भविष्य में
बरसात के बाद यह इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोकने में भी ये मदद करेगा। इंसेफ्लाइटिस प्रभावित गांवों में अभी से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करवाना, व्यापक अवेयरनेस के कार्यक्रम को भी वहां आगे बढ़ाना, इन सभी के बारे में आज यहाँ पर विचार विमर्श हुआ। जो कार्य जिला प्रशासन ने किया उसकी समीक्षा की गई और क्या बढ़ोतरी इसमें हो सकती है इस पर भी उन्हें बताया गया है। कम्युनिटी किचन, कोरोना कर्फ्यू के दौरान होटल रेस्टोरेंट बंद हैं, मरीज के परिजन कहाँ भोजन पाएंगे। कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन्हें भोजन की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। रिक्शा, ई रिक्शा, स्ट्रीट वेंडर, इन लोगों के पास अपने साधन नहीं होंगे तो उनको लोग उनके कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने, हर जरूरतमंद को भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार के द्वारा जून, जुलाई, अगस्त में निःशुल्क खाद्यान्न हर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाने के साथ ही जितने भी श्रमिक हैं, संगठित और असंगठित क्षेत्र के, स्ट्रीट वेंडर हैं और अन्य प्रतिदिन मेहनत करके कमाने खाने वाले उन लोगों के लिए भी भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था सरकार ने जून महीने में प्रारंभ की है।